Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट। अब ये कौन से प्रैक्टिस टेस्ट है? देखो, ये वो प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो बेसिकली पीएमसी ने 2022 के अंदर स्टूडेंट्स को दिए थे, इसलिए ताकि उनको ये आइडिया हो कि 2022 का जो एग्ज़ाम था वो बेसिकली तमाम बोर्ड्स को कंसीडर करके बनाया जा रहा था, नेशनल एमडी कैट टाइप चीज़ थी। तो क्योंकि तमाम बोर्ड्स को कंसीडर करते हुए एग्ज़ाम बनाया जा रहा था तो उन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट दिया। इस प्रैक्टिस टेस्ट का मकसद क्या था? इस प्रैक्टिस टेस्ट का मकसद ये था कि ताकि बच्चों को इस बात से आगाह किया जाए कि भाई किस तरीके से एग्ज़ाम बन सकता है। अब सवाल ये होता है कि कितने प्रैक्टिस टेस्ट थे? ये तकरीबन कोई 5 के करीब प्रैक्टिस टेस्ट थे और इन 5 प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर बायोलॉजी का पोर्शन था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का पोर्शन था। अब सवाल ये होता है कि ये 2022 के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो आज कैसे इंपॉर्टेंट है, उसकी आज इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर मैं बात करता हूँ आज की इंपॉर्टेंस की, तो बेसिकली पीएमडीसी ने 2025 के अंदर ये अनाउंस किया है कि पीएमडीसी 2025 के अंदर जो अपना एमडी कैट लेने जा रहा है, ये एमडी कैट का जो क्वेश्चन बैंक है, तमाम सूबों को ये क्वेश्चन बैंक कौन देगा? तमाम सूबों को ये क्वेश्चन बैंक देगा पीएमडीसी, और इसी क्वेश्चन बैंक से आपका एग्ज़ाम बन रहा होगा। इसका मतलब ये है तमाम बोर्ड्स को कंसीडर करते हुए ये क्वेश्चन बैंक बनाया जा रहा होगा और इस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस उठा के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने पेपर के अंदर इंक्लूड करेंगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई ये क्वेश्चन बैंक क्या वही है जो पीएमसी ने 2022 के अंदर दिया था? भाई 2022 के अंदर का जो क्वेश्चन बैंक था ना, वो बेसिकली पीएमसी ने बनाया था और बाद में पीएमसी पे कन्वर्ट हो गई थी पीएमडीसी के अंदर। तो जाहिर सी बात है पीएमडीसी के पास आज भी 2022 का डाटा तो मौजूद होगा, तो देयर आर चांसेस के हो सकता है उन क्वेश्चंस को ही वो यूटिलाइज करते हुए फिर आपके एमडी कैट 2025 के क्वेश्चन बैंक के अंदर इंक्लूड कर दें। माइट बी पॉसिबल और माइट बी नॉट। तो सवाल ये होगा कि क्या ये प्रैक्टिस टेस्ट इंपॉर्टेंट है? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एग्जाम इससे बने या ना बने, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको एटलीस्ट इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा कि किस तरीके से तमाम बोर्ड से क्वेश्चन बनाए जा रहे होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएमसी एमडी कैट 2022 का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3, और ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है अगेन इसके अंदर 68 क्वेश्चंस है। तो तमाम के तमाम 68 क्वेश्चंस को हम देख रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के अपने इस पास पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अ वायरस हैज़ इट्स जीनोम विच इज़ इनक्लोज्ड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड। अब देखो होता क्या है, वायरस के अंदर ना एक बाहर वाली कवरिंग होती है एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, उसे आप कहते हो कोट। सही है, किसी भी चीज़ की कोटिंग होती है तो बाहर वाली चीज़ को कोटिंग कहते हो ना, और अंदर जो कुछ है दैट इज़ द कोर। अब ये जो कोट है किससे मिलके बना है? प्रोटीन से मिलके बना है। इस कोट को, प्रोटीन कोट को आप कहते हो कैप्सिड। सो प्रोटीन कोट इज बेसिकली द कैप्सिड। ठीक है, प्रोटीन कोट क्या है? कैप्सिड। अब इसके बाहर आपको एनवेलप भी मिल सकता है, बट एनवेलप इज नॉट प्रोटीनिश इन नेचर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, वायरसेस आर एबल टू रिकॉग्नाइज द होस्ट सरफेस बाय मीन्स ऑफ देयर। अब होता क्या है, कुछ वायरसेस के पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है एंड दैट इज कॉल्ड द एनवेलप। इन एनवेलप के ऊपर कुछ इस तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलेंगे, जैसे आपको एचआईवी के अंदर मिलते थे GP41 एंड GP120। ये किससे, ये जो स्पाइक्स है ये बाइंड करते हैं होस्ट सेल के, इसके साथ, होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ, और अल्टीमेटली फिर होस्ट को पहचानते हैं कि यही हमारा होस्ट सेल है या नहीं, यही इसी को हमने इन्फेक्ट करना है, इसी सेल को इन्फेक्ट करना है या किसी और सेल को इन्फेक्ट करना है। जाहिर सी बात है वायरसेस की वो आंखें तो है नहीं। अब जब आंखें नहीं है तो ऑब्वियसली दे नीड समथिंग जिससे वो रिकॉग्नाइज करें कि आइदर यही होस्ट है या कोई दूसरा होस्ट है। तो वहाँ पे फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन काम आते हैं एंड दे आर कॉल्ड द स्पाइक्स। इन स्पाइक्स के जरिए आप बेसिकली पहचान रहे होते हो। सो स्पाइक इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑफ HIV इज यूज्ड इन। HIV का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? पहले तो आपको ये समझ जाऊंगा ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। DNA से RNA का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन।
अब अगर उल्टा प्रोसेस चले, आरएनए से डीएनए बने, तो उसे आप क्या कहोगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके लिए चाहिए होगा, जाहिर सी बात है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए। वहाँ पे जो एंजाइम, ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये आपको रेट्रोवायरसेस के अंदर मिलेगा। एग्जाम्पल क्लासिकल इसकी HIV है। और ये क्या कर रहा है बेसिकली, जो वायरस का RNA आ रहा है उसको कन्वर्ट कर रहा है वायरस के DNA के अंदर, तो वायरस के RNA को ये कन्वर्ट कर रहा है वायरल DNA के अंदर। तो कन्वर्जन ऑफ वायरल RNA इंटू वायरल DNA इज द राइट आंसर। वायरल RNA को होस्ट DNA के अंदर कन्वर्ट करेगा? नहीं, वायरल DNA को RNA के अंदर कन्वर्ट करेगा। DNA को RNA के अंदर कन्वर्ट करना है इस ट्रांसक्रिप्शन, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं हुई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज। HIV आम जबान में क्या है? सही है। अब ऑप्शन में कह रहा है RNA एनवेलप्ड वायरस, DNA एनवेलप्ड वायरस, RNA नॉन एनवेलप्ड वायरस, DNA नॉन एनवेलप्ड वायरस। तो पहली बात तो हमें पता है कि HIV का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो इस तरीके से सेगमेंटेड, आपको 2 सेगमेंट्स के अंदर RNA नजर आते हैं। दूसरी बात ये कि इसी HIV के ऊपर आपको एनवेलप भी मिलेगा, सो इट्स अ एनवेलप्ड RNA वायरस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है इन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कैम ऑस्मोसिस अकर ड्यूरिंग। कैम ऑस्मोसिस क्या होती है? होता क्या है कि हमारे पास ना एक कॉम्प्लेक्स होता है, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं अजीब सा थोड़ा सा, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो 5वां कॉम्प्लेक्स है ना, दैट इज द ATP सिंथेज। अब होता क्या है कि ATP सिंथेज अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन को गुजारता है, और हाइड्रोजन आयन को गुजारने के नतीजे में जो एनर्जी मिलती है उसको इस्तेमाल करता है और ADP को कन्वर्ट कर देता है ATP के अंदर। यही सिंपल आपकी क्या है, केम ऑस्मोसिस है। केम ऑस्मोसिस क्या है कि हाइड्रोजन आयन के गुजरने की वजह से ये जो सारी कहानी हो रही है उसकी वजह से ATP बन रहा है, दैट इज केम ऑस्मोसिस। अब ये केम ऑस्मोसिस कहाँ पे बात कर रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बात कर रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर केम ऑस्मोसिस कहाँ पे होगी? तो हमें पता है एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो केम ऑस्मोसिस प्रिसाइजली बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होता। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब है आप ATP बना रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटो लाइट। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर तो आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करोगे, क्रैब्स साइकिल इज समथिंग डिफरेंट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 1 ATP मॉलिक्यूल कंटेन 1% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ग्लूकोज। अब नॉर्मली आपको ग्लूकोज से 38 ATPs मिलते हैं, और कह रहा है एक ATP कंटेन 1% ऑफ द ATP। सही है, 1% ऑफ द टोटल एनर्जी। तो अगर एक ATP इज इक्वल टू 1% ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ ग्लूकोज, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपके पास कितने ATPs बनते हैं? तो हमें पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डायरेक्टली 2 ATPs बनते हैं। ठीक है, अब अगर एक ATP 1% ऑफ द एनर्जी है तो 2 ATP कितने होंगे? 2 ATP इज 2% ऑफ द एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ स्टिल की हुई है, बट स्टिल सवाल के तहत अगर चलते जाएं तो 2% इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है? तो हमें पता है जो आपके पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है विच इज द कॉम्प्लेक्स 4, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको? अल्टीमेटली ऑक्सीजन को, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, जहां ये इलेक्ट्रॉन को अपने साथ मिलाती है और साथ में हाइड्रोजन आयन भी मिलते हैं, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो अल्टीमेटली इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला कौन है? ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नील इन्वेस्टिगेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो नील ने इन्वेस्टिगेशन की थी वॉज कैरिड ऑन। अब बेसिकली नील क्या देखना चाह रहा था? नील ये देखना चाह रहा था कि जो ऑक्सीजन है ना, जो रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये कहाँ से आती है? आइदर ये कार्बन डाइऑक्साइड से आती है या आइदर ये आपके पास वाटर से आती है। तो इसके लिए पूरा इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने कौन से ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे कई ऑप्शन है, साइनोबैक्टीरिया, एंजियोस्पर्म, एल्गी बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा, तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे सिंपल ऑर्गेनिज्म आपसे पूछ रहा है, तो फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर आपको डायरेक्टली ये चीज़ मिलेगी। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक बैक्टीरिया पे किया गया था,
जो बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट बनाता था फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बैक्टीरिया इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क शुगर, इनमें से कौन सी मिल्क शुगर है। तो सुक्रोज की अगर मैं बात करूं, सुक्रोज इज टेबल शुगर। इसी तरीके से माल्टोज की बात करूं तो माल्ट शुगर कहते हैं, स्टार्च इज बेसिकली स्टोरेज शुगर, और लैक्टोज इज द बेसिकली मिल्क शुगर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हेन टू अमाइनो एसिड्स सच एज ग्लाइसिन एंड एलानिन, ठीक है, ग्लाइसिन और एलानिन दो अमाइनो एसिड्स हैं, आर वेरियसली अरेंज टू मेक डाइपेप्टाइड, इनको आपने अरेंज करना है टू मेक डाइपेप्टाइड, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट डाइपेप्टाइड कॉम्बिनेशन कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है, कितने डिफरेंट तरह के डाइपेप्टाइड कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो आपके पास दो अमाइनो एसिड है, एक जी यानी कि ग्लाइसिन, एक ए यानी कि एलानिन। अब हम देख लेते हैं कितने कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो ग्लाइसिन और एलानिन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स का नंबर और अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। किसके अंदर, दोनों आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से ग्लाइसिन एलानिन मिलेंगे, एलानिन ग्लाइसिन मिलेंगे, सही है। दो कॉम्बिनेशन तो ये हो गए। तीसरा ग्लाइसिन ग्लाइसिन, एंड द फोर्थ वन इज द एलानिन एलानिन। चार डाइपेप्टाइड के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड मेंटेन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। लेट सपोज ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक दूसरा अमाइनो एसिड है, इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड है ना, दिस इज द प्राइमरी बॉन्ड जो बेसिकली प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बना रहा है। तो ये कौन सा बॉन्ड है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। आसान सा सवाल था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम हाउ मेनी कार्बन एटम्स डज एन ओलिगोसैकेराइड कंटेन। अब देखो सवाल गौर से पढ़ना है, अक्सर बच्चे गलती के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम हाउ मेनी मोनोसैकेराइड पढ़ लेते हैं। ये मोनोसैकेराइड नहीं है, कार्बन है। अब हमें पता है मोनोसैकेराइड के अंदर 3 से लेकर 7 तक कार्बन हो सकते हैं नॉर्मली, सही है। और हमें पता है 2 से लेकर 10 अमाइनो एसिड, सॉरी 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो बनता है, मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो बनता है आपके पास ऑलिगोसैकेराइड। इसका मतलब है 10 मोनोसैकेराइड के अंदर अगर मैं मैक्सिमम 7 कार्बन भी रखूंगा तो 10 इंटू 7, ये आ जाएगा आपके पास आंसर 70। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कोलेस्ट्रॉल इज नॉट प्रेजेंट इन, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, जो लोग नॉर्मली डाइट फॉलो कर रहे होते हैं उनको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। हमें पता है एग वाइट के अंदर ना आपको प्रोटीन मिलता है, एल्ब्यूमिन, बहुत सारे प्रोटीन मिल रहे होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। हाँ, अंडे की जर्दी के अंदर यानी कि यॉक के अंदर आपको अच्छा खासा कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एग वाइट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूसर रेगुलर कॉइल्ड अरेंजमेंट इन प्रोटीन्स, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है प्रोटीन के अंदर जिसकी वजह से कॉइल्ड, सही है, कॉइल्ड अरेंजमेंट बन रहा है। इसको आप क्या कहते हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेजरली आपको मिलती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी दो होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। अब जब फोल्डिंग होगी तो बनेगा बीटा प्लेटेड शीट, सही है, बीटा प्लेटेड शीट, बीटा हेलिक्स नहीं, बीटा प्लेटेड शीट। ये कब बनेगा, जब फोल्डिंग होगी। और अगर कॉइल अरेंजमेंट हो जाए, कॉइलिंग हो जाए, तो इसके नतीजे में बनता है अल्फा हेलिक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉइल अरेंजमेंट, आंसर वुड बी ऑप्शन ए, सही है। टर्शरी कन्फर्मेशन एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सेकेंडरी के अंदर आता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है इनसॉल्युबल इन वाटर। भाई किताब और वैसे भी हमें पता है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन मेजरली टर्शरी स्ट्रक्चर रखते हैं प्रोटीन में या क्वाटनरी रखते हैं, ठीक है। अब दे आर सॉल्युबल इन द एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम के अंदर सॉल्युबल है यानी कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो ये तो करेक्ट नहीं होता।
इलास्टिक इन नेचर, वो क्लियरली मेंशन करती है दे आर इनलास्टिक। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो इलास्टिक प्रोटीन जैसे इलास्टिन वगैरह ये आपको मिलेंगे फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल के अंदर, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सही है। देयर फाइनल स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी, नहीं सेकेंडरी नहीं है, मैंने अभी आपको बताया इट्स टर्शियरी और क्वाटरनरी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। कह रहे कैन बी क्रिस्टलाइज, यस दे कैन बी क्रिस्टलाइज। इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है ग्लोबुलर प्रोटीन की एंजाइम। अब एंजाइम्स को आप नॉर्मली क्या कर सकते हो? क्रिस्टलाइज कर सकते हो, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच सेल ऑर्गेनील इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन। ठीक है, इनकरेक्टली मैच्ड है, इनकरेक्ट मैचिंग आपने बतानी है। ऑप्शन ए में कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट कार्बन फिक्सेशन करता है। बिल्कुल, कार्बन फिक्सेशन का मतलब है आपके पास डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन फिक्सेशन होती है। ठीक है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर, तो ऑप्शन ए इज द राइट थिंग। ठीक है, आपने इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन बी में कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इज एटीपी सिंथेस। ठीक है, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी का बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो बात ठीक है। कह रहा है सेल मेम्ब्रेन सेल रिकॉग्निशन, सेम बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से रिसेप्टर होते हैं जो सेल को रिकॉग्नाइज करने के अंदर हेल्प करते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, रिकॉग्निशन के अंदर मेजरली हेल्प कर रहे होते हैं, बात ठीक है। कह रहे गोल्जी एपरेटस इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर जो डाइजेशन हो रही है दैट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। ये गोल्जी का कहां से काम हो गया? तो इसका मतलब है इनकरेक्ट पूछा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं which interaction are responsible for the formation of lipid bilayer in the watery environment of the body। बॉडी के अंदर नॉर्मली क्या है? वाटर है। अब इस वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर आप किस तरीके से फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स को इस तरीके से अरेंज कर रहे हो? तो हम एक फिनोमेना पढ़ते हैं जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। से क्या ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या कहता है? ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन ये कहता है कि जब भी हम किसी भी नॉन पोलर चीज को पोलर चीज के अंदर डालते हैं, वाटर के अंदर डालेंगे, तो अल्टीमेटली वो खुद को इस तरीके से ओरिएंट करने की कोशिश करेगा कि वाटर और इसके नॉन पोलर सब्सटेंस के दरमियान इंटरेक्शन कम से कम हो। तो होता ये है कि आपके पास जब लिपिड बाय लेयर को आप वाटर के अंदर जो है वो बनाना चाह रहे हो, तो हमें पता है इस तरीके से लिपिड बाय लेयर में आपको टेल्स मिलती हैं फॉस्फोलिपिड की, और ये जो फॉस्फोलिपिड की टेल्स हैं खुद को इस तरीके से अरेंज कर लेती हैं कि इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या बन जाता है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बन जाता है इन टेल्स के दरमियान। ठीक है, अल्टीमेटली जब इन टेल्स के दरमियान हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बन जाता है तो आपकी जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं ये बाहर की तरफ फेस करते हैं, ये वाला हाइड्रोफिलिक हेड अंदर की तरफ फेस करेगा। तो कौन सी ऐसी इंटरेक्शन है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है? सो इट्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बिटवीन द फैटी एसिड टेल्स। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बिटवीन फॉस्फेट हेड, हेड से हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब है नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर इंटरेक्शन हेड में कैसे बनेगा? हेड तो पोलर है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन बिटवीन फैटी एसिड टेल, अगेन इनकरेक्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फैटी एसिड टेल, अगेन इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग फ्रेमनेस एंड बॉक्स लाइक शेप टू द सेल, प्लांट सेल। अब हमें पता है ये क्वेश्चन वैसे रिपीट हुआ है, दिस इज द बॉक्स लाइक शेप ऑफ द प्लांट सेल। अब ये जो बॉक्स लाइक शेप है ये क्यों है? क्योंकि दिस इज द शेप ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो इस सेल को बॉक्स लाइक शेप दे रहा है। अब अंदर है आपके पास सेल मेम्ब्रेन और फिर वैक्यूल। भले से वैक्यूल एक प्रेशर जरूर लगाता है सेल वॉल के ऊपर, बट इसका जो काम है वो इस सेल को बॉक्स लाइक अपीयरेंस देना नहीं है। तो अकेला सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉक्स लाइक शेप ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट। बहुत ही आसान सवाल है, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। सो कैमिलो गोल्जी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ दीज इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल which make up the secondary cell wall in plant cell। सेकेंडरी सेल वॉल किससे मिलके बनी है? हमें पता है सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन मेजरली इसके अंदर मिलता है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी सेल वॉल वाले सेल होते हैं वो डाई कर जाते हैं, क्योंकि लिग्निन इतना ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया जाता है कि उनका जो काम करने का एरिया होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो लिग्निन आप चेक कर लो, कहाँ लिखा हुआ है? लिग्निन ऑप्शन ए में है, लिग्निन ऑप्शन बी में है, लेकिन ऑप्शन ए में जाइलम भी कह रहा है। जाइलम तो सेल वॉल का पार्ट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन। ओनली सेलुलोज नहीं होता, पैक्टिन आपको मिडिल लैमेला के अंदर मिलेगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम ऑफ इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, सिस्टर्ने और ट्यूब लिंकिंग द सेल सरफेस मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। ये सवाल भी रिपीट हुआ है, और इस सवाल के अंदर आपको कह रहा है लेट सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बाहर की मेम्ब्रेन है, इस तरीके से आपको न्यूक्लियस के बाहर
मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स मिलेंगी, और ना सिर्फ मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स मिलेंगी बल्कि इस तरीके से आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी मिलेगा। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हैं, इन फोल्डिंग्स को सिस्टर ने कह रहे हो, ये क्या है, जो बेसिकली इस न्यूक्लियस को कनेक्ट करेंगी आपकी सेल मेम्ब्रेन से। तो अगर आप नोट करो, गोल्जी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलता आपको गोल्जी के अंदर। इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, सेल मेम्ब्रेन को मिला रही है किसके साथ, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। सो ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इजीली पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। कौन सी चीज आराम से सेल मेम्ब्रेन को पास कर लेगी। तो हमें पता है सेल मेम्ब्रेन जो नॉन पोलर चीजें होती हैं, जैसे फैट सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, ऐसी बातें नॉन पोलर है, उनको अपने अंदर से आराम से गुजरने देगी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रोटीन नॉर्मली नहीं इतनी आराम से गुजर सकता, क्योंकि अगेन चार्ज है, ठीक है, हाईली चार्ज बिल्कुल भी नहीं। पॉलीसेकेराइड बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ये भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एंडेमिक गोइटर। ठीक है, एंडेमिक गोइटर का मतलब ये है, वो गोइटर गोइटर कहते हैं स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड को। क्यों होती है गोइटर? क्योंकि आयोडीन की कमी होती है बॉडी में। सर, वाई आयोडीन की कमी लीड्स टू दी स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड? होता यह है कि जब आयोडीन की कमी होती है तो ये आयोडीन ज़रूरत होता है T3 T4 को बनाने के लिए। अब अगर आयोडीन नहीं है तो T3 T4 का लेवल कम होगा, और जब T3 T4 का लेवल कम होगा तो बॉडी में TSH बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और आके वो थायराइड से कहेगा भाई तुम जो है वो T3 T4 रिलीज करो। बट थायराइड तो कैसे रिलीज करे, क्योंकि उसके पास आयोडीन नहीं है। तो क्या होगा कि इस TSH के ज़्यादा आने की वजह से थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाएगा। दिस इज द गोइटर, सही है। अब ये गोइटर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास T3 T4 कम रिलीज हो रहा है। एंड आंसर अगर आप देखो तो थायराइड का फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हाउ मेनी हार्मोन्स डज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट। अब ये सवाल ना थोड़ा सा एम्बिगुअस इस वजह से है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक्स ये कहती है कि भाई आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज होता है ग्लूकागॉन, इंसुलिन मेजरली, बट यहाँ पे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड भी रिलीज होता है, सोमैटोस्टैटिन भी रिलीज होता है। तो ये जो सारी चीज़ें ना ये भी रिलीज हो रही होती हैं। बट अगर हम आपकी बुक को लेके चले तो ऑप्शन बी यानी कि 2 इज द राइट आंसर। अल्फा सेल से रिलीज होता है ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन, ठीक है, मेजरली। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर लोकेटेड इन द सेरेब्रम इज क्लासिफाइड एज। ठीक है, अब होता क्या है, सेरेब्रम का जो आगे वाला पार्ट होता है, लेट सपोज ये सेरेब्रम है, इसका जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसका जो आगे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे इस तरीके से एक बल्ब मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो बेसिकली नर्व रिसीव करता है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है, जो स्मेल डिटेक्ट करके और आगे मैसेज भेजती हैं इस ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब आपको आगे की साइड पे मिलता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल्फैक्टरी बल्ब। गैंग्लियोनिक बल्ब नहीं होता, एक्सॉन बल्ब नहीं होता, डेंड्रिटिक बल्ब भी कोई चीज़ नहीं होती। ऑल्फैक्टरी बल्ब इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो नोज है, नोज के बिल्कुल सामने क्या होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब बेसिकली इस नोज से जो भी स्मेल वाली चीज़ होती है उसको लेके जाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ग्रेवीज डिजीज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रेव्स डिजीज क्यों हो रहा है? हमें पता है थायराइड का एक मेजर डिसऑर्डर है, और ये तब होता है जब आपके पास थायरॉक्सिन की ओवर प्रोडक्शन हो जाए। सो ओवर सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन लीड्स टू द ग्रेवीज डिजीज। ठीक है, सो अगर थायरॉक्सिन का लेवल यानी कि थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम हो जाएगा, अगर अडल्ट के अंदर हो रहा है, तो अगला सवाल वही है, इन सफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन इन अडल्ट, थायरॉक्सिन का लेवल अडल्ट के अंदर कम हो गया, उसको आप क्या कहोगे? दिस इज कॉल्ड द माइक्सिडेमा। माइक्सिडेमा इज द राइट आंसर। ग्वाइटर नहीं होगा, क्योंकि ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, सही है। एडिसन डिजीज भी नहीं होगा। क्रेटिनिज्म बच्चों के अंदर होता है, तो अगर बच्चों के अंदर कमी हो रही है, दैट इज द क्रेटिनिज्म, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट पूछ रहा है, सही है। तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, सबसे पहला जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है दैट इज द सेरिब्रम, सही, जो सेरिब्रम मिल रहा है। दूसरा जो लार्जेस्ट पार्ट होता है दैट इज द पीछे की तरफ आपको मिलने वाला सैरिबैलम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सैरिबैलम इज द करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये क्वेश्चंस फिर रिपीट हो रहे हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेडेरियंस, नेडेरियंस के बारे में क्या बात ठीक है। तो पहली बात, नेडेरियंस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक के अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम वाली कहानी नहीं होती। तो ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम तो नहीं होंगे और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, हाइड्रा वगैरह इसकी एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, एनिमल फाइलम इज इंक्लूडेड इन सीरीज ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया वो होते हैं जिनके अंदर ब्लास्टोपोर कन्वर्ट हो जाता है एनस के अंदर। सही है, तो ब्लास्टोपोर एनस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है कौन से ऑर्गेनिज्म है, हमें पता है आम, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, प्रोटोस्टोमेट्स है और एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा आर द ड्यूटेरोस्टोमेट्स। सो कॉर्डेटा इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट फाइलम कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट अबंडेंट स्पीशी ऑन द प्लानट अर्थ। सबसे ज्यादा स्पीशी किस फाइलम के अंदर मिलती है आम जबान के अंदर, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? तो आपका जवाब होगा आर्थ्रोपोडा। दुनिया की हर जगह पे आपको आर्थ्रोपोडा मिलेंगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग लैक द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है ही नहीं। एक होता है डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम, वो आपको मिलता है नेडेरियंस के अंदर। एक होता है नर्वस सिस्टम है ही नहीं। तो किसके अंदर आपको नर्वस सिस्टम नहीं मिलेगा? ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, स्पॉन्जेस के अंदर यानी कि पॉलिफेरा के अंदर आपको किसी किस्म का कोई नर्वस सिस्टम नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में कह रहा है द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल। तो हमें पता है ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, तो वो यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा इस एक्टिव साइट के ऊपर और बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो कहाँ पे बाइंड कर रहा है? बाइंड कर रहा है आपके एक्टिव साइट के ऊपर। बट एक्टिव साइट भी दो तरह की होगी। एक्टिव साइट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट वो होती है जहां पे बाइंडिंग होती है और कैटालिटिक साइट वो होती है जहां पे रिएक्शन होता है, यानी कि जो भी तोड़ना है या बनाना है वो हो रहा है। सही है, तो एलोस्टेरिक साइट तो नहीं है। ऑन ओवरऑल द सरफेस ऑफ एंजाइम नहीं है, भी इनकरेक्ट हो गया। बाइंडिंग साइट इज द राइट आंसर क्योंकि बाइंडिंग साइट पे बाइंडिंग हो रही होगी, कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल में आपसे क्या कह रहा है? इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द एक्सटेंट ऑफ द इनहिबिशन डिपेंड ओनली ऑन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर इनहिबिशन कितनी होगी वो किस पे डिपेंड करता है? तो हमें पता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर अदर देन एक्टिव साइट के ऊपर इनहिबिटर बाइंड करता है, यहाँ पे बाइंड करेगा। अब इनहिबिशन कितनी होगी? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर। जितना ज्यादा इनहिबिटर होगा उतनी ज्यादा वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव, जबकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर सब जो इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, तो वहां पे सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन और इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन के दरमियान एक कॉम्पिटिशन चलता है। जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है वो बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट के ऊपर। जबकि इस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर क्योंकि इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर रहा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता, तो जितना ज्यादा इनहिबिटर होगा उतनी ज्यादा इनहिबिशन होगी। सो कंसेंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर इज द राइट आंसर। कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज नॉट द ओनली वन जिस पे डिपेंड करेगा। कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी नहीं होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हेन अ सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज का पीएच होता है अप्रोक्सीमेटली 6.8 के करीब करीब, इज रीच्ड इन द स्टमक कैविटी। अब स्टमक के अंदर चला गया सलाइवरी अमाइलेज, तो क्या होगा? सलाइवरी अमाइलेज क्योंकि समवॉट आपका न्यूट्रल या बेसिक की तरफ जा रहा है, तो अगर आप उसे स्टमक के कैविटी में डाल दोगे, स्टमक में डाल दोगे, वहाँ पे हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट है और जाहिर सी बात है जब आप बेसिक इन्वायरमेंट से उठा के एंजाइम को एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर डालोगे तो वो कंप्लीटली डीनेचर हो जाएगा। सो इट इज डीनेचर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, फिर आयनाइजेशन हो जाएगी अमाइनो एसिड्स की। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मे अटैच ऑन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। कौन सी चीज एक्टिव साइट पे अटैच हो सकती है? तो हमें पता है दिस इज द एंजाइम, ये इसकी एक्टिव साइट हो गई। इस एक्टिव साइट के ऊपर ये सबस्ट्रेट तो बाइंड करता है। सबस्ट्रेट के साथ और कौन बाइंड कर सकता है? अगर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता कोई इनहिबिटर हो वो भी बाइंड कर सकता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सवाल है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एंजाइम रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट। कौन सा पार्ट ऑफ द एंजाइम
सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है, तो हमें पता है ये एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, और यही तो आपका बेसिकली जो है वो किसको रिकॉग्नाइज कर रही होती है, सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज कर रही होती है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट दोनों दिया हुआ है, ओवरऑल सरफेस तो नहीं होगा, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट दोनों दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे इन्होंने एक्टिव साइट के बजाय इन्होंने बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट दोनों दिया हुआ है, तो दिस इज समवॉट BCQ। आपने इसमें से बेस्ट को चूज करना है। तो बाइंडिंग साइट इज द राइट आंसर, क्योंकि वहाँ पे बाइंडिंग होती है, जहाँ पे बाइंडिंग होती है वही तो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करके अपने ऊपर बाइंड करवाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये कि किसी भी वजह से पॉपुलेशन के अंदर से कुछ इंडिविजुअल खत्म हो जाए और कुछ बच जाए, तो किसी भी रीजन की वजह से, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया है इस वजह से। अब लेट सपोज मान के चलते हैं कि हमारे पास 9 ऑर्गेनिज्म सिर्फ, और एक तरफ 9,000 ऑर्गेनिजम्स थे एक पॉपुलेशन के अंदर। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में लेट सपोज अगर यहाँ पे 4 मर गए किसी भी वजह से, 4 चले गए इस पॉपुलेशन में किसी भी वजह से, तो इस पे ज़्यादा असर पड़ा, या 9,000 में से 4 चले गए उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो हमें पता है ये छोटी पॉपुलेशन है, ये बड़ी पॉपुलेशन है। छोटी पॉपुलेशन के अंदर 9 में से 4 चले गए, तो पीछे कितने बचे भाई? 5 बचे। अब ये जो 5 है ये कम है, 9 में से 4 चले गए, मेजर अमाउंट चला गया, जबकि यहाँ पे 9,000 में से 4 चले गए तो बहुत कम है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक ग्लास में पानी भरो समंदर से, समंदर को मेजर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से बड़ी पॉपुलेशन में अगर कुछ ऑर्गेनिज्म 2-4 मर भी गए या चले भी गए तो इतना असर नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? स्मॉल पॉपुलेशन के। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड बाय लेमार्क इन हिज थ्योरी। लेमार्क ने क्या कहा था? 2 ही बातें की थी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म जितना कोई ऑर्गन यूज करेगा वो डेवलप हो जाएगा, जो नहीं यूज करेगा वो एट्रोफी के अंदर यानी कि वो रिग्रेशन की तरफ चला जाएगा। सो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन इज द राइट आंसर। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन, ये तीनों पॉइंट्स देने वाले डार्विन साहब थे, तो लेमार्क ने ये बात नहीं कही थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं मोस्ट लाइकली पीपल हु परफॉर्म टफ मैनुअल वर्क कैन डेवलप। एक शख्स है वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, टफ वर्क करता है, टफ मैनुअल वर्क कर रहा है, खुद कर रहा है काम, तो क्या होगा? थिक सबक्यूटेनियस फैट इन देयर पाम्स। ठीक है, उसके पाम्स के अंदर थिक सबक्यूटेनियस फैट होगा, फैट भर जाएगा नहीं। अगर वो ज्यादा काम कर रहा है तो फैट तो नहीं भरेगा ना, पतला रहेगा बंदा, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ मेलानिन ओवर ऑल ओवर द बॉडी। मेलानिन का ताल्लुक काम से कुछ भी नहीं है। मेलानिन इज द पिगमेंट जो आपकी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। देन स्ट्रॉन्ग काफ मसल, जो टांग के मसल्स है, जाहिर सी बात है वो खुद काम कर रहा है, तो उसके टांग के जो मसल्स हैं, काफ मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर्टेन एक्वायर्ड कैरेक्टर, ने एक्वायर्ड कैरेक्टर वाली बात अभी नहीं आएगी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू डार्विन द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर इवोल्यूशन इज। डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो डार्विन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता है, दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन ये कहता है जिस ऑर्गेनिज्म को नेचर सेलेक्ट कर लेगी वही इवॉल्व करेगा। नेचुरल सिलेक्शन पे बात करता है डार्विन, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माइग्रेशन पे बात नहीं करता, म्यूटेशन पे तो बिल्कुल भी बात नहीं की उसने, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होगा, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं लंग्स आर स्पॉन्जी। लंग्स कैसे स्पॉन्जी? मतलब आप उसे प्रेस कर सकते हो। तो क्यों स्पॉन्जी है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ। क्यों स्पॉन्जी है? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं एंड दे आर कॉल्ड द एल्वोलाई। एल्वोलाई क्योंकि खाली होते हैं तो इसकी वजह से आप लंग्स को कंप्रेस कर सकते हो, स्पॉन्जी होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल ना थोड़ा सा जैसे आप कहोगे कि इसके अंदर जो इंटरप्रिटेशन है ना वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट लोगों की, क्योंकि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ये कहती है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज एयर सैक। ठीक है, इज एयर सैक। लेकिन वो आगे ये कहते हैं कि भाई एयर सैक अल्टीमेटली बहुत, एयर सैक से जब आप आगे बढ़ोगे तो एयर सैक इज कंसिस्ट ऑफ मेनी एल्वोलाई। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एल्वोलाई आपको मिल रहे होंगे। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या है? लंग्स का मेजर काम क्या है? लंग्स का मेजर काम है गैसेस एक्सचेंज करवाना, गैसेस एक्सचेंज करवाना। तो फंक्शनल यूनिट का मतलब ये कि वो कौन सा छोटा यूनिट है जिसपे गैसेस एक्सचेंज हो रही है। एयर सैक पे नहीं,
एल्वोलाई वुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। एल्वोलाई इज द करेक्ट आंसर, बट अगर आप पंजाब बोर्ड को फॉलो कर रहे हो तो एयर सैक इज द राइट आंसर, क्योंकि वो वहां पे उन्होंने क्लियरली बुक लाइन के अंदर लिखा हुआ है। सो एल्वोलाई वुड बी द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिश ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर, ज्यादा अमाउंट के अंदर सी वाटर पी रही है, एंड एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन। तो अब बात बहुत क्लियर हो गई, कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट कर रही है। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब ये है कि उस यूरिन के अंदर सॉल्ट का अमाउंट या सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है। तो कौन सी ऐसी फिश है जिसको वाटर बचाना है और वाटर का अमाउंट कम रिलीज करना है यूरिन के अंदर? तो हमें पता है वो फिशेस नॉर्मली जो है वो आपके पास मैरीन वाटर के अंदर रह रही होते हैं, क्योंकि मैरीन वाटर के अंदर सॉल्ट ज़्यादा होता है और पानी वाटर कंसनट्रेशन कम होती है, तो अल्टीमेटली इनको पानी बचाना होता है अपनी बॉडी के अंदर। तो नॉर्मली जो मैरीन वाटर के अंदर रहने वाली फिशेस होती है ना, दे आर टिलॉस। टिलॉस का मतलब ये है कि दे आर बोनी फिशेस। सो ऑप्शन सी, बोनी फिशेस इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग एक्टिविटीज। वो कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी रेस्पिरेशन जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है? तो हमें पता है एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है, सेल के अंदर। तो ऐसी ऐसे रेस्पिरेशन को आप क्या कहोगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन को। ब्रीथिंग का मतलब है एयर का अंदर जाना और एयर का बाहर आना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन समवॉट ब्रीदिंग जैसा ही है, बट एग्जैक्टली अगर आप इसका आंसर देखोगे तो ऑप्शन बी करेक्ट बन जाता है, क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर आप बात कर रहे हो एनर्जी प्रोडक्शन की। तो एनर्जी सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान ये जो रेगुलेशन हो रही है किसकी? सॉल्यूट्स की, एंड द गेन एंड लॉस ऑफ द वाटर। तो हमें पता है कि भाई रेगुलेशन मैकेनिज्म को आप कहते हो होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैसिस के भी तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। नंबर वन, आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन जिसके अंदर वाटर को रेगुलेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे इसका हमें इशारा मिल रहा है, तो ऑस्मो रेगुलेशन इसमें राइट आंसर होगा। अगर आप टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हो, थर्मो रेगुलेशन, डिफरेंट चीज़ों को एक्सक्रीट आउट कर रहे हो, दैट इज एक्सक्रीशन। सही है, ऑस्मो रेगुलेशन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इलियक वेन फ्रॉम द लोअर लिम्ब यूनाइट टू फॉर्म। अब होता क्या है, एक होती है एक्सटर्नल इलियक वेन, एक होती है इंटरनल इलियक वेन। एक्सटर्नल इलियक वेन, इंटरनल इलियक वेन, सही है, ये दोनों फ्यूज करती हैं और ये बन जाता है आपका इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा इज द राइट आंसर। रीनल वेन किडनी से निकलेंगी, इनकरेक्ट। हिपैटिक पोर्टल वेन लिवर से आएंगी, इनकरेक्ट। कार्डियक वेन आपके हार्ट के अंदर होंगी, तो इनकरेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन। प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ बनता है? तो हमें पता है जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सब आपके लिवर में बन रहे होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है बैक्टीरियल सेल एनवेलप डज नॉट कंटेन। एनवेलप का मतलब है आउटर कोटिंग। आउटर कोटिंग के अंदर क्या होगा? स्लाइम, कैप्सूल या सेल वॉल, तीन चीजें होंगी। सेल मेम्ब्रेन इज नॉट द पार्ट ऑफ एनवेलप, क्योंकि ये जो है वो तमाम सेल्स के अंदर आपको मिलता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनवेलप का पार्ट नहीं है, और यही आपसे पूछा था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पेरीप्लाज्मिक स्पेसेस। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जबरदस्त किस्म का है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस का क्या मतलब है? पेरीप्लाज्मिक, अब होता क्या है, अगर मैं बात करूं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, ये मेम्ब्रेन है, तो इसके दरमियान ये जो स्पेस है ना, दिस इज द बेसिकली पेरीप्लाज्मिक स्पेस। जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या होता है, ये इनर मेम्ब्रेन है, देन ये हमारे पास आ गया क्या? पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर, एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये आपके पास पेरीप्लाज्मिक स्पेस हो गई, ये आपके पास पेरीप्लाज्मिक स्पेस हो गई। तो अगर आप नोट करो, कह रहा है पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है? द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ऑफ द सेल वॉल, या द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। अब ये देखो, जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जगह है ना, दिस इज द सेल वॉल एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो जगह है पेरीप्लाज्मिक स्पेस से, बात ठीक है। लेकिन अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आउटर मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, एंड देन फिर इनर मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। क्यों? क्योंकि द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, ये ऑप्शन भी किसी हद तक आपके लिए ग्राम पॉजिटिव के लिए तो ठीक हो जाता है, बट ग्राम नेगेटिव के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर आपके पास क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर मिलती है, कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो
अगर आप प्रिसाइजली इसको ग्राम नेगेटिव के ऊपर भी लगाना चाह रहे हो तो आंसर आपके पास बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, द स्पेस विद इन द सेल, नहीं ये नहीं होगा। द स्पेस बिटवीन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, नहीं ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड द रिसाइक्लर्स ऑफ द नेचर। रिसाइक्लर्स ऑफ द नेचर का मतलब है नेचर के अंदर एक चीज है उसको तोड़ के रिसाइकिल करना, ये किसका काम है? तो नॉर्मली जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना उनको आप रिसाइक्लर्स भी कहते हो, डिकम्पोजर्स को आप रिसाइक्लर्स भी कहते हो। एंड यहाँ पे ऑप्शन सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक मतलब डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। फोटोसिंथेटिक नहीं होगा, पैथोजेनिक नहीं होगा, पैरासिटिक नहीं होगा। डिकम्पोजर्स डिफरेंट चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, उनको सॉइल के अंदर ऐड कर रहे होते हैं, तो एक तरह से रिसाइकलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है केमिकल विच इज अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग सरफेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉन लिविंग सरफेस पे आप अप्लाई कर रहे हो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, इसे आप क्या कहते हो? आम जबान के अंदर आप किसी भी सरफेस को अगर किसी ऐसी चीज़ से धो रहे हो ताकि बैक्टीरिया वगैरह ना रहे तो वो क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट होता है। एंटीसेप्टिक क्या होता है? कोई वून है या कोई लिविंग टिश्यू है उसके ऊपर आप बैक्टीरिया को मारने के लिए लगा रहे हो, दैट इज एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस पे लगाने हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैक्सीन नहीं होगा, एंटीबॉडीज नहीं होगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टेफाइलोकोकस। कोकस कहते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया को, सही है। तो पहली बात स्फेरिकल, कौन सा स्फेरिकल बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलो का मतलब है ग्रेप लाइक, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लस्टर्स मिलेंगे इसके स्फेरिकल बैक्टीरिया के। तो यहाँ पे आपको क्लस्टर्स मिलेंगे, बंच मिलेंगे, तो बंच ऑफ स्फेरिकल बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। अगर आपको चेन मिल रही है इस तरीके से, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। स्ट्रेप्टो कहते हैं चेन को, तो दिस इज द स्ट्रेप्टोकोकस वाली चीज इनकरेक्ट है। स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है। कह रहा है एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओल्ड एजेस। ओल्ड एज के अंदर यानी कि एक वक्त आता है जब फीमेल जो है वो ससाइल हो जाती है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी नहीं रहती और क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है होना, दैट इज कॉल्ड द मीनोपॉज। तो मिनार्की क्या होती है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है पहली दफ़ा, और मीनोपॉज जब परमानेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल भी काफ़ी आसान है। कह रहे द यूनियन ऑफ मियोटिकली प्रोड्यूस स्पेशलाइज सेक्स सेल्स। स्पेशलाइज सेक्स सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि मियोसिस के जरिए में प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि हैप्लॉइड है। फ्रॉम ईच पेरेंट, एक दोनों पेरेंट्स है, यानी कि मेल पेरेंट्स है और फीमेल पेरेंट्स है। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? अल्टीमेटली जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट के अंदर जब डिवीजन स्टार्ट होती है, दैट एक्चुअली नाउ कॉल्ड द एम्ब्रियो, सही है। तो जाइगोट बनेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अब हमें पता है ये जाइगोट का कैसे बन रहा है। वही सवाल आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जाइगोट। ह्यूमन जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? तो भाई ये स्पर्म है, ये ओवम, ये स्पर्म है, ये ओवम है, ये फ्यूज कह रहा है। इसके नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो डिप्लॉइड होगा, तो जाइगोट इज डिप्लॉइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन रिप्रोडक्शन सीमेन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सीमेन क्या होता है? सीमेन का मतलब ये है कि स्पर्म के साथ जब भी आपकी बहुत सारी जो ग्लैंड वाली सिक्रीशंस होती हैं वो मिल जाती हैं, दैट एक्चुअली फॉर्म्स द सीमेन। तो फ्लूइड एंड द सीमेन इज द स्पर्म इज द राइट आंसर, सही है। ब्लड सेल्स नहीं, ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। ब्लड एंड स्पर्म नहीं, एग एंड स्पर्म नहीं, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पर्म सेल पेनिट्रेट्स इनटू द ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो होता क्या है, ये ओवम है। ओवम के पास जब स्पर्म जाता है ना, तो स्पर्म के हेड के ऊपर ये इस तरीके से एक ना जस्ट लाइक कैप स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस कैप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एक्रोजोम। तो ये जो एक्रोजोम है ना, ये बेसिकली इस ओवम को पेनिट्रेट कर रहा होता है। तो एक्रोजोम इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी आसान है। कह रहा है हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। ये सवाल भी रिपीट हो रहा है। हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, ये किसके एग्जांपल है? हिप और शोल्डर, ठीक है। हिप शोल्डर जॉइंट को आप 360 मूव कर सकते हो, तो इसका मतलब है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू किससे मिलकर बना है? कार्डियक टिश्यू कार्डियक मसल से मिलकर बना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल में आपको जीआईटी के अंदर मिलेंगे, ब्लड वेजल्स के अंदर मिलेंगे, बट यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्केलेटल मसल इज, स्केलेटल मसल की कॉम्पोजिशन क्या होती है? स्केलेटल मसल में आपको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जैसे एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये चारों चीजें मिलेंगी। अब यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस के अंदर गड़बड़ है, मायोसिन ओनली एंड एक्टिन ओनली तो नहीं होगा, सही है। एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोनिन या एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन। अगर आप प्रिसाइजली इसे देखो ना तो इसका आंसर वैसे तो होना चाहिए एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक हो, ठीक है। तो आपने आंसर में ये याद रखना है एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। अगर सवाल फिर भी इस तरीके से दिया हुआ है तो दिस इज गोइंग टू बी अ टफ क्वेश्चन, सही है। फिर इसका आंसर क्या बन जाएगा? देखो ट्रोपोनिन क्योंकि स्केलेटल मसल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, बेसिकली कैल्शियम सेंसर होता है, कैल्शियम आके बाइंड करता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, ट्रोपोमायोसिन के अंदर चेंज आ रहा होता है, तो फिर इसका आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। बट करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल नहीं, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम किससे मिलकर बने? स्केलेटल सिस्टम के अंदर स्केलेटल मसल्स तो होंगे और साथ में बोन्स भी होंगी, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहा है। बोन्स प्लस मसल्स, कौन से मसल्स? स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ऑल बोन्स इन द बॉडी, नहीं, तमाम बोन्स सिर्फ नहीं आएंगी। ऑल मसल्स एंड टेंडन्स, सिर्फ मसल्स नहीं आएंगे। ऑल बॉडी ऑर्गन्स, नहीं, ऑल बॉडी ऑर्गन्स नहीं आएंगे, ठीक है। कह रहा है ऑल द बोन्स इन द बॉडी, ठीक है, बोन्स आ गई, एंड टिश्यूज दैट कनेक्ट देम, वो टिश्यूज जो इनको जोड़ रहे हैं। यस, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन्स आएंगी, मसल्स आएंगे, और इन मसल्स को जोड़ने के लिए जो आपके पास डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जैसे टेंडन हो गया, वो आ जाएंगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इन F2 जनरेशन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F2 के अंदर जो जीनोटाइपिक रेशियो आता है वो आता है 1:2:1, यानी कि ये होगा कैपिटल ए का, ये होगा कैपिटल ए स्मॉल ए का, ये होगा स्मॉल ए का। अब यहाँ पे कह रहा है होमोजाइगस टू हेटेरोजाइगस, यहाँ पे आपसे होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रेसेसिव की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे होमोजाइगस टू हेटेरोजाइगस की बात कर रहे हैं। तो होमोजाइगस दो हो गए, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, और हेटेरोजाइगस ये वाले हो गए, तो ये भी कितने हैं? 2, यानी कि 2:2, 2 1 are 2, तो ये हो गया 1:1 का रेशो। 1:1 का 1:1 इज द राइट आंसर, 1:1 इज द राइट आंसर। 3:1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे जो है वो फिनोटाइप की बात नहीं कर रहा। और 1:2:1 क्यों नहीं होगा, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय। अब हमें पता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसी भी कैरेक्टर की, भाई ऑर्गेनिज्म टॉल होगा या डार्क होगा, इसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मौजूद है। दिस इज द जीन, तो जीन एक्चुअली कंट्रोल कर रहा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, कैन रिसीव ए बी नेगेटिव, कौन सा ब्लड रिसीव कर सकता है? तो हमें पता है, लेट सपोज पहले हम ये देखते हैं, इसके ऊपर ए एंटीजन भी है, इसके ऊपर बी एंटीजन भी है, ठीक है, बट इसके ऊपर RH फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब है ये तमाम के तमाम नेगेटिव ब्लड को रिसीव कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ए नेगेटिव दिया तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ए नेगेटिव के ऊपर ए एंटीजन होगा, RH फैक्टर तो नहीं होगा, तो बिल्कुल दे सकते हो, सही। इसी तरीके से बी नेगेटिव भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि उस पर बी होगा, बी इस पर भी मौजूद है, तो बॉडी नहीं पहचानेंगे नेगेटिव है, तो इसका मतलब RH फैक्टर नहीं होगा। इसी तरीके से आप O नेगेटिव तो दे ही दे सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा। और क्या दे सकते हो? AB नेगेटिव भी दे सकते हो, क्योंकि वो यही है, सही है। तो ये चारों दे सकते हो, नेगेटिव वाला कोई भी ब्लड ग्रुप दे सकते हो। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। याद रखना एक बहुत सिंपल सा उसूल है, एंटीबॉडी मेरी बॉडी में हमेशा उस चीज़ के खिलाफ बनती है जो एंटीजन मेरी बॉडी में नहीं होता। अब यहाँ पे कौन सा एंटीजन नहीं है? यहाँ पे RH एंटीजन नहीं है, तो बस उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी होगी। तो कोई भी आप पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकते। आप AB दोनों मौजूद है एंटीजन, तो इसका मतलब है A एंटीबॉडी और B एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो एनी ऑफ द नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू द AB नेगेटिव पर्सन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे बहुत आसान से सवाल था, बट स्टिल
कह रहे ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव दे तो सबको सकता है, बट ओ नेगेटिव, क्योंकि अगर आप ओ नेगेटिव को देखोगे तो इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो ये सिर्फ ओ नेगेटिव से रिसीव कर सकता है। ये किससे रिसीव कर सकता है? एनी ऑफ द नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो नहीं होगा, हाँ ये होगा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, नहीं ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर गलती है, एनी ऑफ द नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि उसकी रीजन हमने डिस्कस कर ली। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब है जो मोस्ट कॉमनली आपको मिलता है। मोस्ट कॉमन फिनोटाइप ऑफ द आई कलर इन डोर्सोफिला। फ्रूट फ्लाई जिसे आप डोर्सोफिला मेलानोगैस्टर कहते हो, उसके अंदर आई कलर में वाइल्ड टाइप क्या है? वाइल्ड टाइप का मतलब है सबसे ज्यादा मिलने वाला, दैट इज द ब्राइट रेड, ठीक है। ब्राइट रेड इज द कॉमन आई कलर जो डोर्सोफिला के अंदर आपको मिलता है, आम मक्खी फ्रूट फ्लाई के अंदर मिल रहा होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, फ्रूट फ्लाई की बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज अ ग्रेटर इंसिडेंस इन द ह्यूमन मेल देन फीमेल, ठीक है। अब हम ह्यूमन मेल में ज्यादा चांसेस हैं, तो ह्यूमन मेल में किसके चांसेस ज्यादा होंगे भाई? लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एक्स लिंक रेसेसिव की, तो एक्स लिंक रेसेसिव के अंदर अगर ये मेल हुआ तो ये तो इफेक्टेड हो जाएगा, यानी कि एक एक्स के ऊपर भी डिजीज आ गया तो इफेक्ट हो जाएगा। बट अगर मैं फीमेल की बात करूं तो जब तक दोनों पे नहीं आएगा तब तक इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है इसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज कौन सा है आपके पास? हीमोफीलिया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि वो आपको मेल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू फीमेल्स। और यहाँ पे आके हमारा जो पीएमसी एमडी कैट 2022 का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 था वो कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन दोस्तों ज़रूर पहुंचाना जो इस साल एग्ज़ाम के अंदर अपेयर हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।